सादर नमस्कार। ज्योतिर्विज्ञान की इस श्रृंखला में जिसका हम चौथा भाग अभी प्रसारित करने जा रहे हैं, हमारे साथ विषय के विशेषज्ञ प्रोफेसर रामदेव साहू गुरुदेव आचार्य विराजमान हैं। आपसे हमारा पहला प्रश्न, जैसे जो हमारे धर्म ग्रंथ हैं, महाभारत हैं, मनुस्मृति है, याज्ञवल्क्य स्मृति है और भगवत गीता, जिनका पाठ हम हमारे घरों में नित्य प्रतिदिन करते हैं अधिक मात्रा में, तो ज्योतिष का हमारे धर्म ग्रंथों से, धर्मशास्त्र से क्या संबंध है, ये हम आपसे जानना चाह रहे हैं। देखिए, धर्मशास्त्र और ज्योतिष दोनों विषय ऐसे हैं जो परस्पर काफ़ी संबंध रखते हैं। इसका मूल कारण ये है कि एक तो हम क्या है कि ईश्वर की सत्ता को हम स्वीकार करते हैं जी, और ईश्वर के अवतारों को भी हम मानते हैं। तो और हमारा जो धर्मशास्त्र वो ईश्वर के बारे में या क्या है कि देवताओं के बारे में जो चीज़ें बताता है, तो हम हमारी जो थिंकिंग है, जो हमारी संस्कृति में जो सोच है, वो ये है कि ईश्वर ही सब कुछ करता है या देवता ही सब कुछ करते हैं। तो देखिए, हम ईश्वर को माने, देवता को माने, और दूसरी बात, देवता तो वास्तव में क्या है कि जो सूर्य है उसमें सारे देवता विद्यमान। हमारा आत्मा भी क्या है कि उसके अंदर ईश्वर भी, उसी के ईश्वर का भी एक वो प्रतिरूप ही है। तो ज्योतिष के मान्यता जो है वो मान्यता में थोड़ी भिन्नता हो सकती है, लेकिन क्या है कि उसका तात्पर्य करीब करीब एक ही है। दूसरी बात क्या है कि धर्मशास्त्र जो कुछ निर्देश देता है, जैसे व्रत करो, ये अमुक चीज का उपवास करो, ये इसका प्रायश्चित करो, या ये अच्छे कर्म करो, बुरे कर्म मत करो, ऐसा जो निर्देश देता है, तो उससे क्या है कि हमारे कर्मों पर प्रभाव पड़ता है जी। तो तात्पर्य ये है कि धर्मशास्त्र हमें जो निर्देश दे रहा है वो ज्योतिष की दृष्टि से ग्रहों का जो प्रभाव है, उस प्रभाव को एक सुधारने के लिए प्रयत्न के रूप में ही है। इसलिए उसे हम भिन्न नहीं कह सकते जी। उसको क्या है कि हम उसका एक अभिन्न अंग कह सकते हैं कि वो धर्मशास्त्र भी हमें जो निर्देश देता है, तो वो निर्देश हमें इसीलिए देता है कि हमारा जीवन सुखी रहे जी। और हम भी ये चाहते हैं कि हमारा जीवन सुखी रहे। ज्योतिष शास्त्र भी ये बताना चाहता है कि मानव जीवन कैसे सुखी रहे। तो तात्पर्य ये कि जब लक्ष्य एक है, उद्देश्य एक है, तो वहां पर क्या है कि भिन्नता की कल्पना व्यर्थ है। वहां उसको क्या है कि एक पूरक हम मान सकते हैं, सापेक्ष मान सकते हैं जी। तो धर्मशास्त्र क्या है कि कई बातों में क्या है कि हमें जो है वो निर्देश देता है। दूसरी बात क्या है कि जैसे हम ग्रह की पूजा करते हैं या मान लीजिए ग्रह से संबंधित कोई मंत्र जप भी करते हैं, तो धर्मशास्त्र के नियमों का तो हमें पालन करना पड़ेगा कि किस प्रकार से मंत्र जप किए जाएं, कितनी मात्रा में किए जाएंगे जी, क्या किया जाएगा, तो ये तो धर्मशास्त्र बताएगा ना, ये ज्योतिष शास्त्र थोड़ी बताएगा। ज्योतिष शास्त्र तो ग्रहों की स्थिति बता सकता है जी, और ग्रहों की स्थिति के आधार पर आपको क्या है कि फल की क्या है कि वो जो है एक सूचना दे सकता है जी जी। बाकी क्या है कि उसका जो निवारण करेंगे, तो उसका उपाय, आप उपाय को कैसे आप जो है वो क्रियान्वित करेंगे, तो इसका जो निर्देश है वो तो हमको क्या है कि धर्मशास्त्रीय सिद्धांतों के आधार पर ही करना पड़ेगा जी। बिल्कुल। तो इसलिए क्या है कि दोनों का जो संबंध है वो काफी घनिष्ठ संबंध है और ये काफी मात्रा में हमें क्या है कि सफलता की ओर ले जाता है, क्योंकि जो भी विधियां हैं, जैसे ग्रहों से संबंधित कार्य करने की भी विधियां हैं जी, तो वो विधियां भी क्या है कि धर्मशास्त्र के नियमों से बंधी हुई है। इसलिए जब तक उनका हमें परिज्ञान नहीं होगा तब तक हम उनको सही रूप में क्रियान्वित नहीं कर पाएंगे जी, और सही रूप में फल हमें नहीं मिल पाएगा। जैसे मान लीजिए किसी ने कह दिया कि आप अमुक रत्न पहनिए, कह तो दिया जी, लेकिन रत्न पहनने की विधि क्या है जी, तो वो विधि क्या है कि किसी को पता नहीं। दूसरी बात क्या है कि जिनको पता है वो व्यक्ति भी उस विधि को पूरा इसलिए नहीं बताते क्योंकि वो जानते हैं कि अमुक व्यक्ति इसको पूरी तरह से तो कर नहीं पाएगा जी, है। क्योंकि आज की जो परिस्थितियां हैं वो परिस्थितियां ऐसी कि उन परिस्थितियों में उसे कह दो कि भैया ये 2 घंटे तक ये जो है आपको ये विधि करनी पड़ेगी, तो 2 घंटे का समय कहाँ है मेरे पास। तो तात्पर्य ये है कि आज के व्यक्ति की स्थिति को देख करके और क्या है कि हम उन धर्मशास्त्रीय उपायों को भी क्या है कि अपने से दूर करते जा रहे हैं जी जी। ये है, कोई ही व्यक्ति ऐसा होगा जो क्या है कि उन उपायों उस आधार पर और उन उपायों की विधि को जो है वो क्रियान्वित करना चाहेगा। तो इसलिए क्या है कि हमें थोड़ा
उसमें दिक्कत जरूर आ सकती है। बाकी धर्मशास्त्र जो निर्देश देता है वो क्या है कि बहुत अच्छा निर्देश है और ज्योतिष के लिए वो सकारात्मक है। जी। जैसे कि हम अपने कुंडली दर्शन में देखते हैं कि किन्हीं को वैवाहिक गुण मिलान के लिए बता दिया जाता है कि आप मांगलिक हैं, आप में मंगल दोष है आपके कुंडली में। तो ये मंगल दोष से क्या हानि होती है? किस नज़रिए से हमें देखना चाहिए इसे? देखिए, पहली बात तो ये है कि गुण मिलान अलग चीज़ है जी, और ग्रहों का जो मिलान है वो अलग चीज़ है। जी। गुण मिलान एक सामान्य प्रक्रिया है। हुँ। हालांकि वो जो गुणों का जो मिलान है उसका मूल आधार नक्षत्र है, जी, क्योंकि नक्षत्रों से ही गुण मिलान किया जाता है। जी, तो वो जो विषय है वो नक्षत्र विज्ञान का विषय है। जी। और जैसे आप मंगल दोष की बात कर रहे हैं, हुँ। कब हानिकारक होता है, तो ये चीज़ ग्रहों से संबंधित है, ये ग्रह विज्ञान से संबंधित प्रश्न है। जी। तो दोनों चीज़ों में थोड़ा सा सामने। डिफरेंस है। जी, लेकिन क्या है कि मंगल दोष की कल्पना तो इसलिए की गई क्योंकि मंगल एकमात्र ऐसा ग्रह है जो सबसे ज़्यादा हुँ। हानिकारक होता है, जी, क्योंकि ये सूर्य से भी ज़्यादा उष्ण है और उससे भी ज़्यादा प्रभावी है। ये है कि सूर्य से ऊंचा होने के कारण क्या है कि ये हमारे यहाँ क्या है कि इसका जो प्रभाव है वो यहाँ पर कम होता है। जी। तो इसलिए क्या फिर भी हम प्रभावित होते हैं उससे। हुँ। आप देखिए कि उससे हम प्रभावित हो रहे हैं। तो ये क्या है कि मंगल दोष की जो कल्पना है वो इसीलिए की गई है और ये चूंकि पाप ग्रह भी इसीलिए माना गया है। क्यों? क्योंकि ये हिंसा का कारक है। जी, ये ग्रह हिंसा का कारक है। जब ये किसी दूसरे ग्रह के साथ बैठता है तो उस ग्रह को भी पीड़ित कर देता है। जी, जी। इसका तो केवल एक ही ग्रह है जो इसका जिससे क्या है कि ये पीड़ित नहीं होता बल्कि ये स्वयं न्यूट्रल हो जाता है, वो है राहु। हुँ। जब मंगल राहु के साथ बैठता है तो मंगल न्यूट्रल हो जाता है, वहां उस स्थान पर उसका प्रभाव नहीं होता। दृष्टि का प्रभाव तो जरूर होगा, जी। लेकिन उस स्थान पर उसका जो प्रभाव है वो खत्म हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। हुँ। ये है। जी। तो ये मंगल जो दोष है वो दोष विशेष करके क्या है कि विवाह में तो इसलिए देखा जाता है क्योंकि ये अत्यधिक उष्ण होने के कारण क्या है कि जल्दी पृथकता करता है, हुँ। तो विवाह विच्छेद की स्थितियां बनती हैं। दूसरी बात क्या है कि ये पापक ग्रह है, हुँ। तो इसका प्रभाव ऐसा है कि ये क्या है कि मृत्युकारक भी बन जाता है। जी। तो दोनों ही स्थितियों में क्या है कि नुकसान बहुत ज्यादा है। हुँ। अगर मृत्युकारक बन गया तो बहुत अधिक नुकसान है, जी। और यदि विच्छेद का कारक बन गया तो भी नुकसान है। यानी जिस गृहस्थ जीवन के उद्देश्य से जो विवाह किया जा रहा है तो उस उद्देश्य में ये दोनों तरफ से बाधक है। जी। तो इसलिए क्या है कि इसमें जो हानि होती है उस हानि से बचने के लिए ही मंगल दोष के उपाय किए जाते हैं। जी, जी। तो ये क्या है कि हानिकारक ग्रह इसीलिए माना गया। जैसे सुनने में आता है आचार्य कि जो मंगल दोष रहता है वो 24 वर्ष तक रहता है, 24 वर्ष की आयु तक। तो इस वाक्य में कितनी सत्यता है? देखिए, ग्रह की स्थिति तो हमेशा रहेगी, तो तात्पर्य ये है कि 24 वर्ष में उसका कोई प्रभाव समाप्त हो जाता है, ये बात बिल्कुल मिथ्या है। ऐसा किसी ग्रंथ में कोई निर्देश नहीं है इस तरीके का। ये तथाकथित ज्योतिषी लोग क्या है कि वो भ्रम फैलाते हैं कि 24 वर्ष के बाद में उसका प्रभाव समाप्त हो जाए। तात्पर्य तो ये है कि 24वां वर्ष ऐसा है जिसमें उसका सबसे ज़्यादा प्रभाव होता है, उसके बाद प्रभाव में कमी आ जाती है। ये इतना जरूर है कि उसका जो प्रभाव काल है, सब ग्रहों का अपना अपना प्रभाव काल होता है। जैसे सूर्य का क्या है कि 18वें वर्ष से 22वें वर्ष तक रहेगा, जी। फिर 22वें के बाद में क्या है कि मंगल का प्रभाव 24वें तक रहेगा। तो इस तरीके से क्या है कि सबके प्रभाव काल अलग अलग है सब ग्रहों के। जी। तो क्या है कि मंगल का जो प्रभाव काल है वो 22, 23 और 24वें वर्ष में बहुत ज्यादा रहता है, बहुत अधिक रहता है। उसके बाद में वो प्रभाव थोड़ा कम हो जाता है, लेकिन सबके लिए कम नहीं है। देखिए, उसमें देखा जाएगा कि मंगल के साथ अन्य ग्रह भी यदि उसको पीड़ित कर रहा होगा, कोई सा भी ग्रह, तो क्या है कि उसमें पीड़ा कितनी मात्रा में उत्पीड़न है उसका आकलन करके तो आपको बताना पड़ेगा। केवल एक मंगल के आधार पर ही आप काम थोड़ी कर लेंगे। और दूसरी बात क्या है कि मंगल मान लीजिए कमजोर तो हो गया, लेकिन सूर्य अति प्रबल है जी। तो ऐसी स्थिति में सूर्य जब विच्छेद करेगा, क्योंकि वो भी उष्णता कारक ग्रह है, वो भी विच्छेद करता है, तो जब सूर्य क्या है कि विच्छेद में होगा तो वहां पर मंगल पीछे क्यों रहेगा, चाहे कमजोरी हो। जैसे क्या है कि एक शत्रु किसी अपने दूसरे व्यक्ति को मार रहा है, तो ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति का क्या है कि दूसरा कोई शत्रु चाहे कमजोर भी होगा उससे, तो वो भी उस समय उसे बदला ही लेना चाहेगा। जी।
तो यही स्थिति मंगल की है। यानी मंगल क्या है कि जब कोई दूसरा अनिष्ट कारक ग्रह अनिष्ट करने वाला होता है तो वहां प्रभाव कम होने पर भी मंगल अपना प्रभाव दिखा देता है। तात्पर्य ये है कि वो भी उसको उत्पीड़ित कर देता है। तो ऐसे में क्या है कि वो उसका सहयोग करता है जी। तो व्यक्ति क्या है कि उससे प्रभावित होता है। तो मंगल जो हानि कर रहा है उस हानि को क्या है कि रोकना आवश्यक है। इसलिए क्या है कि मंगल के उपाय किए जाते हैं जी। तो क्या कोई मांगलिक है, मान लीजिए कि कोई जो वर है वो मांगलिक है, तो क्या उसका निवारण किसी जो सामान्य कन्या से या वधू के साथ उसका अगर संबंध होता है तो उसका निवारण करके उसका संबंध किया जा सकता है, या फिर उसके लिए मांगलिक कन्या ही चुननी चाहिए? देखिए, मंगल की इसमें क्या है, स्थिति का भी विचार किया जाता है जी, दृष्टि का भी विचार किया जाता है, युति का भी विचार किया जाता है। तो मंगल की जैसे स्थिति मान लीजिए क्या है कि पत्नी भाव में बैठा है मान लीजिए, या लग्न में बैठा है, तो प्रभाव तो उसके ऊपर बिल्कुल एकदम क्या है कि 100% दृष्टि का पड़ेगा या वहां स्थिति का पड़ेगा। तो ऐसी स्थिति में तो क्या है कि वो प्रभावी होगा ही होगा, तो उसका तो निराकरण करना पड़ेगा है। इसी प्रकार से क्या है कि मंगल की जो दृष्टियां हैं, जैसे क्या है कि उसकी चौथी दृष्टि भी है, उसकी क्या है कि 8वीं दृष्टि भी है, उसकी 12वीं दृष्टि भी है, तो इनका भी विचार करना पड़ेगा। उसमें क्या है कि 8वीं दृष्टि उसकी सबसे ज्यादा हानिकारक होती है, तो यदि 8वीं दृष्टि है तो उसका उपाय करना ही पड़ेगा है। चौथी दृष्टि में और 12वीं दृष्टि में थोड़ा कम प्रभाव होता है, तो उस स्थिति में क्या है कि देख सकते हैं, यदि क्या है कि मंगल दोष की आशंका आपको है तो मन समझाने के लिए लोग कर लेते हैं, कुछ लोग नहीं भी करते हैं जी। तो तात्पर्य ये है कि मंगल दोष तो दोष है, दोष से तो निराकरण नहीं किया जा सकता, क्योंकि कोई ये मना नहीं कर सकता कि दोष नहीं है, क्योंकि जो दोष होगा उसको तो बताना पड़ेगा और दोष का निराकरण भी करना पड़ेगा जी। तो इसलिए क्या है कि मंगल दोष की जो स्थितियां हैं वो कई प्रकार की होती है, कोई एक प्रकार से मंगल दोष नहीं होता है जी। तो मंगल दोष की स्थिति देखनी पड़ेगी। दूसरी बात क्या है कि जैसे एक वर की कुंडली में क्या है कि मान लीजिए मंगल दोष है और कन्या के कुंडली में भी मंगल दोष है, तो वहां पर क्या है कि मंगल का निराकरण वो मान लेते हैं जी। ऐसा भी किया गया है, लेकिन इसमें कई बार गलती ये हो जाती है कि मंगल का प्रभाव कहां पर है, क्योंकि ग्रहों की जो स्थिति आज बदल गई, लगभग 2 अंशों से अधिक प्रत्येक ग्रह अपनी स्थिति को पार कर गए। वर्तमान में जो ग्रंथ लिखे गए हैं उनके अपेक्षा आज इतना अंतर आ गया है। तो उसके कारण जैसे मान लीजिए किसी की कुंडली में यदि मान लीजिए लग्न में या सप्तम भाव में कोई ग्रह मान लीजिए एक ही अंश पर है या 2 अंशों पर है, तो वहाँ उसका प्रभाव वहाँ नहीं होगा जी। उसका पिछले भाव में प्रभाव होगा, तो वहाँ पर क्या है कि उसको जबरदस्ती ही मंगली मान करके और मंगली कन्या से शादी कर देते हैं। वो तो ये सोचते हैं कि बस मंगल दोष खत्म हो गया, लेकिन खत्म नहीं हो गया। वहाँ एक तो मांगलिक है ही नहीं और एक मांगलिक है, तो ऐसी स्थिति में तो फिर उनका क्या है कि जो विच्छेद या जो भी कुछ होता है, हानि होती है, वो तो होती है। तो तात्पर्य ये है कि वहां सोचना भी पड़ेगा आपको कि मंगल का प्रभाव कहाँ हो रहा है। यदि मंगल का प्रभाव हो तो ही क्या है कि मांगलिक मानना चाहिए, यदि मंगल का प्रभाव नहीं हो रहा है, वहां उस स्थान पर प्रभाव है ही नहीं, तो जबरदस्ती आप उसका प्रभाव बता रहे हो जी। इसी प्रकार से दृष्टि में भी देखना पड़ेगा आपको। यदि क्या है कि ग्रह लग्नारंभ की स्थिति से यदि पहले का है तो उसकी दृष्टि क्या है कि पहले तक ही जाएगी, तो उसकी दृष्टि भी है कि नहीं है, इसका भी क्या है कि निर्णय करना पड़ेगा शास्त्रीय दृष्टि से, तब पता चलेगा। तो क्या है कि स्थिति का विचार, गति का विचार, दृष्टि का विचार, ये विचार जब तक क्या है कि सही ढंग से नहीं कर पाएंगे तब तक सही फलित नहीं बता सकते। और इन्हीं में क्या है कि ज्योतिषी लोग गलतियां करते हैं जी। मूल रूप से क्या है कि गलतियां इसी में करते हैं, उनको ये पता नहीं कि ये ग्रह इस भाव में फल देगा, अगले भाव में फल देगा या पिछले भाव में फल देगा जी जी। जैसे कि आमतौर पर ये भी देखा जाता है कि जो शनि ग्रह है उसको सामान्यतः अशुभ मानते हैं, और क्या यह एक भ्रांति है या शनि अच्छा फल भी देता है? तो शनि अच्छा ग्रह भी है, ऐसा नहीं है कि शनि कोई बुरा ग्रह है। ग्रह सारे क्या है कि अच्छा फल भी देते हैं और बुरा फल भी देते हैं। तो देखिए, अच्छा फल तो तभी देते हैं जब अच्छी स्थिति में बैठे होंगे जी। यदि अच्छे भाव के स्वामी हो करके और क्या है कि अच्छी जगह पर बैठे हैं तो अच्छा ही फल देंगे, चाहे वो शनि हो, चाहे मंगल हो, चाहे कोई सा भी ग्रह हो। ये है तो दृष्टि फल उसका क्या है, दृष्टि फल में अंतर आ सकता है, लेकिन क्या है कि
स्थिति वाले फल में अंतर नहीं आएगा, क्योंकि स्थिति जो जहाँ होगी वहाँ अपना प्रभाव बताएगी जी। ये है, और दृष्टि जहाँ जाएगी वहाँ अपना प्रभाव बताएगी। तो तात्पर्य ये है कि ग्रहों की दृष्टि का फल जो है ना वो उसी प्रकार का होगा। तो शनि क्या है कि शनि की देखिए दृष्टि खराब है, स्थिति उतनी खराब नहीं है, दृष्टि खराब है। हाँ, जैसे क्या है कि किसी के किसी भाव में यदि शनि ग्रह बैठा है तो वहां पर कोई जो है प्रभाव ऐसा नहीं कि खराब हो जाएगा उस भाव में, क्योंकि शनि तो भाव वृद्धि करो शनि बताया गया है। शनि जिस भाव में बैठता है उस भाव की वृद्धि करता है। तो इसलिए क्या है कि अच्छे भाव के लिए यदि शनि वहां बैठा है तो कोई बुरा नहीं, लेकिन शनि की दृष्टि खराब है। और दृष्टि में भी क्या है कि सप्तम दृष्टि उतनी खराब नहीं जितनी इसकी तृतीय और जो दशम एकादश दृष्टि। तो इसलिए क्योंकि वो तिरछी दृष्टि है और वो अधिक नुकसान करती है जी जी। तो इसलिए उसको देखना चाहिए। जो विशेष करके जो प्रभावशाली दृष्टि है उसको देखने पर पता लगता है कि वहां नुकसान कर सकता है, तो वहां बचाव की आवश्यकता है जी। और जहां क्या है कि मान लीजिए अच्छा और जबरदस्ती आप उसका उपाय कर रहे हैं तो वो गलत है जी। तो उसको बुरा मान करके। तो कुछ लोगों ने ऐसी धारणा बना ली है कि ये अशुभ ग्रह है और इसलिए क्या है कि इसका तो कुछ करना चाहिए, ऐसा नहीं है। जी जी। शनि क्या है कि अच्छा फल भी देता है, बुरा फल नहीं देता राहु जो है, यदि हम राहु ग्रह की चर्चा करें तो राहु जो है वो एक छाया ग्रह है ना, यह ज्योतिर्विज्ञान मानता है। तो जब यह छाया ग्रह है, एक छाया है, तो फिर इसका प्रभाव इतना अधिक प्रबल क्यों होता है, इसका क्या कारण है? देखिए छाया का भी अपना प्रभाव होता है। जैसे क्या है कि रात्रि हो गई तो रात्रि तो क्या है कि पूरी छाया ही है, अंधेरा ही है, यो मान लीजिए एक तरीके से। तो अंधेरे का प्रभाव अलग तरीके का होगा, प्रकाश का प्रभाव अलग तरीके का होगा। तो तात्पर्य ये है कि एक सकारात्मक प्रभाव नजर आ रहा है, एक आपको नकारात्मक प्रभाव नजर आ रहा है। तो छाया का जो प्रभाव होगा वो हमेशा नकारात्मक ही होगा, क्योंकि वहां प्रकाश का अभाव है जी। तो प्रकाश का अभाव होने से भी उस छाया का जो है वो प्रभाव होगा, ये है। जी जी। तो छाया का जो प्रभाव है वो कभी ऐसा नहीं मानना चाहिए कि इसका प्रभाव जो है कोई अच्छा प्रभाव होगा, लेकिन अच्छा प्रभाव भी हो सकता है। जैसे क्या है कि कोई व्यक्ति रास्ते से जा रहा है और बहुत गर्मी मर रहा है, लेकिन उसको पेड़ की छाया उपलब्ध हो गई, तो पेड़ की छाया उसके लिए क्या है कि अमृत के समान है, वो उसके लिए कल्याणकारी है। तो वैसे ही क्या है कि कुछ स्थिति विशेष ऐसी है जो क्या है कि जिनके कारण क्या है कि ये छाया ग्रह भी क्या है कि कभी कभी अच्छा फल दे देते हैं। जैसे राहु को क्या है कि दशम भाव में अच्छा माना गया है, तो सबसे श्रेष्ठ फल देता है, अच्छा फल देता है, व्यक्ति को विद्वान बना देता है। तो क्या है कि कुछ स्थितियां ऐसी है जहां पर क्या है कि उसका यानी जो आपके छाया ग्रह है उसका भी बहुत अच्छा फल मिलता है, बाकी क्या है कि अधिकांश में खराब फल मिलता है। तो इसलिए क्या है कि अधिकांश में खराब मिलता है, उसके आधार पर इनको क्या है कि खराब ग्रह कह दिया गया है। दूसरी बात क्या है कि ये वक्री है, ये यानी विपरीत क्रम से ये चलते हैं, तो इनकी जो गति विपरीत रहती है, तो इसलिए क्या है कि इनका जो निर्णय है उसको लेने में भी क्या है कि बड़ी कठिनाई आती है। ऐसा नहीं है, तो राहु की चाल जो होती है वो एंटी क्लॉकवाइज होती है। हाँ, तो उसमें क्या है कि कहीं पर जैसे मान लीजिए राहु 1 या 2 डिग्री का, या मान लीजिए 29, 28, 29, 30 डिग्री के आसपास है, तो वहां पर आपको निर्णय लेने में जो है ना वो बड़ी वो आएगी कि ये प्रभाव कहाँ पर होगा। तो तात्पर्य ये है कि आपको उसके प्रभाव का आकलन करना भी क्या है कि सही तरीके से पड़ेगा, तब आप उसका सही तरीके से आकलन कर पाएंगे। तो जहां यदि मान लीजिए राहु अच्छा है, आपका अच्छा फल देने वाला है, और जबरदस्ती आप उसको क्या है कि वो जो है उसका मान लीजिए क्या है कि आप निराकरण कर रहे हैं, तो वो ठीक नहीं होगा। जैसे मान लीजिए दशम में राहु बैठा है और क्या है कि काल सर्प भी बना हुआ है उसका जी। अब काल सर्प बना हो, सारे ग्रह ऊपर हैं कुंडली में, अरे तो वहां क्या है कि उसकी निराकरण की कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि राहु एक तो क्या है कि दशम में उसको सबसे अच्छा फल देने वाला है, दूसरा सारे ग्रह ऊपर हैं तो क्या है कि उसके छत्र योग बना रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या है कि उस व्यक्ति को जो है राहु की कोई शांति वगैरह करने की या उसका कोई उपाय करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि तो अच्छा फल देने वाला है जी। तो अच्छा फल देने की स्थिति में यदि क्या है कि कोई इस प्रकार का ग्रह होता है, छाया ग्रह, तो वैसी स्थिति में उसका कोई इलाज करे कोई जरूरी नहीं है जी। क्योंकि हमने देखा है कि कई जो है वो अच्छे अच्छे पदों पर आसीन व्यक्ति क्या है कि वो राहु के कारण आसीन हुए हैं। तो ऐसा नहीं है कि मतलब उनको खराब ग्रह मान करके और हम जो है उनको ये कर दें, तो ऐसा नहीं है।
जी। केतु और राहु जैसे 2 ग्रह हैं, तो केतु राहु का ही आधा भाग है ना? तो लेकिन जो केतु है वो सूर्य का बहुत अच्छा मित्र है, लेकिन राहु है वो सूर्य का उतना ही बड़ा शत्रु है। तो या क्या यह सत्यता है और ऐसा क्यों है? देखिए राहु जो है, हुँ, राहु केतु वैसे तो एक ही है और सूर्य की छाया है। हुँ, अब सूर्य की छाया जब चलती है पृथ्वी की ओर, हुँ, तो जो बीच में जहाँ से क्या है कि प्रकाश और अंधकार का जहाँ से प्रारंभ होता हुँ, है ना, वहाँ आते आते ये 2 भागों में बट जाता है। यानी वो जो छाया जो आई हमारी, हुँ, वो छाया विभाजित हो जाती है। क्यों हुँ, विभाजित हो जाती? क्योंकि वहाँ प्रकाश और अंधकार दोनों विभाजित हो रहे हैं। हुँ, तो उसके कारण, और वो क्यों होता है? क्योंकि हमारी पृथ्वी में अग्नि है, पृथ्वी की अग्नि ऊपर जाती है और सूर्य की अग्नि नीचे आती है, जी, और उन दोनों अग्नियों में संघर्ष होता है। उस संघर्ष के कारण ही प्रकाश होता है जिसमें हम देखते हैं। तो वो जो प्रकाश होता है, उस प्रकाश के कारण ही क्या है कि वो जो छाया आती है सूर्य की, वो छाया भी 2 टुकड़ों में विभाजित हो जाती है। तो 2 टुकड़ों में विभाजित होने पर क्या है कि जो मुख साइड से ऊपर ऊपर की जो छाया है, जिसका आधा हिस्सा है, जी, वो आधा हिस्सा राहु कहलाता है, और जो बचा हुआ आधा हिस्सा है वो केतु वो कहलाता केतु है। कहलाता है। अब ये जब ध्रुवों की ओर जाते हैं, यानी इनके हुँ, ये ध्रुवीय जो रश्मियां वो इनको आकर्षित करती है, हुँ, तो ध्रुवों की तरफ ये बढ़ते हैं दोनों, हुँ, और ध्रुवों से टकरा करके एक दूसरे के विपरीत उसमें जाते हैं। तो हुँ, केतु चला जाता है उत्तर की ओर, राहु जो टकरा करके उत्तरी ध्रुव से आता है वो दक्षिण की ओर चला जाता है। जी, तो उसमें क्या है कि राहु हानिकारक हो जाता है, वो दक्षिण की तरफ जाता है, और दक्षिण की तरफ जाने पर क्या है कि उधर दक्षिण का जो स्वामी दक्षिण दिशा का यमराज है, और पश्चिम दिशा का यम है, तो उनसे क्या है कि उसकी मैत्री हो जाती है। हुँ, इधर केतु जो उत्तर में चला जाता है टकरा करके, तो क्या है कि उसकी जो मित्रता है वो सूर्य के साथ हो जाती है, चंद्रमा के साथ, बृहस्पति वगैरह जो उत्तर में जो भी ग्रह हैं, जी, तो उनसे उसकी मैत्री रहती है। तो हुँ, तात्पर्य ये है कि उन दोनों के फल में अंतर इसलिए आ जाता है हुँ, क्योंकि केतु जो गया है वो क्या है कि देवताओं की दिशा में उत्तर में गया है, हुँ, और जो राहु है छाया का भाग वो गया है दक्षिण में। तो तात्पर्य कहने का यही है कि दोनों के फल में अंतर आ जाता है, इसलिए केतु को क्या है कि वो इनका मित्र मान लिया गया है, और राहु को क्या है कि उनका शनि का मित्र मान लिया गया है। तो जी, ये दोनों में थोड़ा अंतर हो गया है, और दोनों के फल में भी अंतर हो गया है। हुँ, इसलिए जिस जिस प्रकार से, जैसे मान लीजिए किसी का लग्नेश क्या है कि सूर्य है, चंद्रमा है, बृहस्पति है या मंगल है, तो ऐसे व्यक्ति को क्या है कि केतु अच्छा फल देगा, हुँ, लेकिन केतु अच्छी जगह होना चाहिए, जी, अच्छे भाव में बैठा होना चाहिए, तब तो केतु अपनी महादशा में उसको बहुत ऊंचाइयों पर पहुंचा देगा। हुँ, ये है। जी। धन्यवाद आचार्य जी। अ, इस वेद विज्ञान श्रृंखला के चौथे भाग को देखने के लिए, हमसे जुड़े रहने के लिए आपका आत्मीय आभार समस्त दर्शकों का, और इसके साथ व्यास बाला बख्श शोध संस्थान के सौजन्य का विशेष आभार। धन्यवाद। भाग 5 में फिर आपसे मुलाकात होगी। नमस्कार।